जरूर, यहाँ कहानी फिर से पेश है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। मौत अगर एक इत्तेफाक होती तो हर बार एक ही तारीख, एक ही तरीका और एक ही नाम क्यों दोहराया जाता। 8 दिसंबर की रात थी। शहर के बाहरी हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे कांप रही थीं जैसे कुछ देखने से डर रही हों। घड़ी की सुइयां ठीक रात के 12 बजा रही थीं। पुलिस स्टेशन के अंदर शांति थी, मगर इंस्पेक्टर विनोद ठाकुर की आंखों में उथल-पुथल चल रही थी। वो टेबल पर रखी फाइल को बार बार पलट रहे थे। उस फाइल में पिछले 30 सालों में हुई 15 मौतों का रिकॉर्ड था। हर एक मौत 8 दिसंबर को हुई थी। हर 10 साल पर एक ही दिन 5 लोगों की जान जाती थी। न अपराधी मिला, न कारण, पर एक बात समान थी, नाम, उम्र और तरीका। 1985 5 मौतें, 1995 फिर वही, 2005 2015 और अब 2025 आने वाला था। विनोद ने अपने पुराने दोस्त और अब एक प्रसिद्ध क्राइम पॉडकास्टर आदित्य मलिक को कॉल किया। तू हमेशा कहता था ना कि कोई पैटर्न है इन मौतों में, लगता है तू सही था। आदित्य मलिक 29 साल का, पढ़ा लिखा और अजीब जुनून से भरा युवक था। उसका पॉडकास्ट मौत का चौखट इंटरनेट पर ट्रेंड करता था, खासकर तब जब वो ऐसे मामलों पर बात करता जो अधूरे रह गए थे। विनोद का कॉल आते ही आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 8 दिसंबर, फिर वही दिन? हाँ, और इस बार लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका है। कौन? आदित्य ने पूछा। विनोद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम। आदित्य ने अगली सुबह सबसे पहले पिछले 3 दशकों की सभी मौतों की लिस्ट निकाली। हर दशक में 5 लोग, हर बार 5 अलग अलग प्रोफेशन, हर बार नाम A, D, K, M और S से शुरू होते। वो समझ गया ये मौतें रैंडम नहीं थीं, किसी अनदेखी स्क्रिप्ट की तरह चल रही थीं। किसी ने ये सब प्लान किया था, या फिर ये कोई शाप था। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए शहर छोड़ना चाहा, लेकिन जिस दिन उसने ट्रेन पकड़ी उसी दिन ट्रेन में एक आदमी की लाश मिली। उसका नाम था दीपक सिंह। नाम का पहला अक्षर D जैसे पिछले पैटर्न में हुआ करता था, यानी चक्र शुरू हो चुका था। अब आदित्य के पास सिर्फ 4 दिन थे। उसे न सिर्फ अपनी जान बचानी थी, बल्कि उस मृत्यु चक्र की असली वजह और इतिहास को समझना था। क्योंकि अगला नाम K से शुरू होता था और उसे पता था कविता मिश्रा, उसकी बचपन की दोस्त, अब खतरे में है। 11 दिसंबर सुबह 9:47 बजे शहर के बाहरी इलाके में हल्का कोहरा था, लेकिन आदित्य मलिक के मन में अब बादल घने हो चुके थे। रेलवे स्टेशन से लौटते वक्त वो सीधे अपनी दोस्त कविता मिश्रा के घर पहुंचा। कविता, जो अब एक स्कूल टीचर थी, कभी उसकी सबसे करीबी दोस्त रही थी। उसे नहीं पता था कि वो खतरे में है। दरवाजा उसने ही खोला। अरे आदित्य, इतनी सुबह सुबह, तुम्हें कुछ जरूरी बताना है, अंदर चलूं? कविता की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ी। आदित्य की आंखों में जो डर था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आदित्य ने अपना लैपटॉप निकाला और कविता को पिछले 3 दशकों के मृत्यु चक्र के सभी नाम दिखाए। 1985 अमित वर्मा, दीपक मिश्रा, किशोर सेन, माया नायर, समीर राठी। 1995 अंजलि घोष, दिनेश पाल, करण भाटिया, मोनिका शर्मा, सुरेश जोशी। 2005 और इसी तरह हर बार नाम A, D, K, M और S से। कविता के चेहरे से रंग उड़ गया। मतलब इस बार A यानी तुम, D यानी दीपक जो मर चुका है, और K यानी मैं। हाँ, आदित्य ने कहा, अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, और मुझे लगता है कि कोई ये सब दोहरा रहा है जानबूझकर। उन्हें एक लीड मिली। पुराने जमाने में शहर के पास एक तांत्रिक आश्रम था जो अब खंडहर बन चुका है। आखिरी मौत 2015 में उन्हीं खंडहरों के पास हुई थी। आदित्य और कविता उस जगह पहुंचे। वहां सिर्फ टूटी दीवारें थीं, सूखे पीपल के पेड़ और एक जली हुई चौकी। लेकिन जब आदित्य ने जमीन पर पड़ी लकड़ी हटाई, उसे एक लोहे का संदूक मिला। संदूक में था एक पुराना काले रंग का हाथ से लिखा ग्रंथ और एक लाल धागे में बंधी लकड़ी की माला जिस पर कुछ अजीब अक्षर खुदे थे। ग्रंथ में एक अध्याय का शीर्षक था, मृत्यु चक्र विधान, 5 बलिदान और 5 दशकों की पुनरावृत्ति। ग्रंथ के अनुसार एक शक्तिशाली तांत्रिक ने अपनी अमरता के लिए एक अनुष्ठान किया था, जिसमें हर 10 साल पर 5 चिन्हित आत्माएं मरेंगी। ये आत्माएं पिछले जन्म से बंधी होती हैं, जिनका कर्म चक्र अधूरा रह गया था। हर बार वही नाम, वही मृत्यु। जब तक चक्र टूटेगा नहीं, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी और तांत्रिक को ऊर्जा मिलती रहेगी। मतलब हम सब किसी पागल तांत्रिक की पुरानी बलि के पात्र हैं? कविता कांपते हुए बोली। और अब वो आखिरी चक्र चल रहा है, आदित्य ने कहा। अगर इस बार हम इसे न तोड़ सके तो ये चक्र हमेशा चलेगा और हम फिर मरेंगे अगले जन्म में भी। रात को वापस लौटते समय आदित्य के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज धीमी थी पर साफ। M मर चुकी है, अब S की बारी है। कविता ने सहमी हुई आवाज में पूछा, M? मोहित? मोहित उनका तीसरा दोस्त, और अब वो मर चुका था। बाकी 2 नाम बचे थे, कविता K और समृद्धि S। आदित्य समझ गया, अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, मौत करीब है। 11 दिसंबर की रात, समय रात के 11:38 शहर की बिजली फिर से गुल थी।
हर बार 8 दिसंबर के बाद शहर में बार बार बिजली गुल होना एक अजीब सी परंपरा बन चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंधेरे से ताकत ले रही हो। आदित्य और कविता ने मोहित की मौत की खबर की पुष्टि अगले ही घंटे कर दी। उसका शव पुरानी मिल के पास मिला था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो, लेकिन शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। चेहरा डर से इतना बिगड़ चुका था कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। अब चक्र ने चौथा नाम पूरा कर लिया था। सिर्फ समृद्धि बची थी। समृद्धि जिसका कोई पता नहीं। समृद्धि चौहान आदित्य और कविता की कॉलेज की दोस्त थी। तेज, आत्मविश्वासी और बेहद ज्यादा जिज्ञासु। लेकिन 3 साल पहले वो अचानक गायब हो गई थी। उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं और ना ही कोई सुराग छोड़ा था। कविता ने कंपकंपाते हुए पूछा, क्या समृद्धि अब भी जिंदा है या वो पहले ही? अगर वो मर चुकी होती, आदित्य बोला, तो मृत्यु चक्र पूरा हो गया होता। लेकिन ये चक्र अब भी चल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। आदित्य ने अपने एक पुराने दोस्त नीलेश से मदद ली, जो कॉलेज में लाइब्रेरी असिस्टेंट था। उसने समृद्धि की एक पुरानी फाइल भेजी जिसमें उसका आखिरी पता दर्ज था। ग्राम पाखर, जिला शिवगढ़, 120 किलोमीटर दूर, एक छोटा सा गांव जिसे मानचित्रों में ढूंढ पाना मुश्किल था। हमें वहीं जाना होगा, आदित्य ने कहा। कविता ने डरते हुए पूछा, अगर वहां कुछ और हुआ तो? कुछ नहीं करना भी अब और खतरनाक है। अगर समृद्धि मर गई तो मैं अगला हूं। कविता कुछ नहीं बोली। दोनों ने तुरंत निकलने की तैयारी की। गांव पाखर, जहां समय ठहर गया था। 12 दिसंबर सुबह के 8:02। पाखर गांव एक वीरान सा इलाका। टूटी झोपड़ियां, चुपचाप बैठे लोग और एक मंदिर जिसका दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था। हर किसी की आंखों में डर था, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो लेकिन कह नहीं सकते। एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी थी। आदित्य ने धीरे से पूछा, माताजी, समृद्धि चौहान यहां रहती हैं? बुजुर्ग औरत की आंखें गहराई से चमकी। वो लड़की जिसने बंद दरवाजा खोला था? क्या मतलब? आदित्य चौंका। बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली की ओर। हवेली देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह, दरवाजे पर राख के हाथों की छाप और अंदर एक जरूरत से ज्यादा गहरी खामोशी। आदित्य ने अंदर कदम रखा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा, आदित्य। कविता ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम्हें भी वो आवाज आई? हाँ। फिर अचानक हवेली के कोने से हल्की रोशनी दिखाई दी। दोनों तेजी से आगे बढ़े। एक कमरा था बंद, लेकिन अंदर से कोई बुदबुदा रहा था। आदित्य ने दरवाजा खोला। समृद्धि जिंदा लेकिन टूटी हुई। कमरे में समृद्धि बैठी थी, जर्जर हालत, आंखें लाल, शरीर कांपता हुआ। वो लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, मैंने दरवाजा खोला। वो बाहर आ गया। मैंने दरवाजा खोला। कविता चिल्लाई, समृद्धि होश में आओ, ये क्या कह रही हो? समृद्धि ने कांपते हाथों से दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक तांत्रिक यंत्र बना हुआ था। वो वही है, वो यही है, मैं उसे देखती हूं हर रात। आदित्य ने उसका चेहरा पकड़कर पूछा, किसे देखती हो? समृद्धि की आवाज धीमी और भयभीत थी। वो जिसने मृत्यु चक्र बनाया था, वो अब भी जीवित है और वो अगली आत्मा की तलाश में है। तुम बचे हो आदित्य, बस तुम। रात और करीब आ रही थी। अब बस 36 घंटे बाकी थे। चक्र की आखिरी कड़ी पूरी होने वाली थी। आदित्य जान गया, मौत सिर्फ पीछा नहीं कर रही, घूर रही थी। 13 दिसंबर शाम 7:15 बजे आदित्य और कविता समृद्धि के साथ हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली के भीतर का भय और अजीब सी खामोशी उन्हें पीछा कर रही थी। समृद्धि अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसकी हालत देखकर आदित्य को लग रहा था जैसे वो किसी भयंकर शाप का शिकार हो चुकी हो। वो तांत्रिक था, आदित्य। उसने हर बार इस चक्र को दोहराया। वो जीवित नहीं था, फिर भी वो हमारे पीछे था। हम सबकी आत्माएं उसे चाहिए थीं। समृद्धि की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी समझ थी। समृद्धि, तुम्हें उस तांत्रिक के बारे में बताओ। तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम उसे देखती हो हर रात? आदित्य ने अपनी आवाज में चिंता मिश्रित करते हुए पूछा। समृद्धि की आंखें हल्की सी चमकी। उसका नाम, उसकी पहचान तुम्हें पता नहीं है। वो हर बार वही नाम लेकर आता है। वो आध्यात्मिक जीवित है, एक शापित आत्मा है। उसकी आत्मा कभी नहीं मरी और वो मौत के चक्र को घुमा घुमाकर पूरी दुनिया को शिकार बनाता है। कविता ने हड़बड़ी में पूछा, तो हम क्या करेंगे अब? हमें उस चक्र को तोड़ना होगा। कहीं कोई तरीका है? समृद्धि ने सिर झुकाया। तुम्हें पता है, ये सब तांत्रिक के नियंत्रण में है। वो हमारे साथ हमेशा था, बस हमने उसे पहचानने में गलती की थी। वो किसी और रूप में हमारे सामने आ सकता है, वो कभी भी हमसे मिल सकता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। ये एक रहस्य था जिसे अब किसी भी कीमत पर सुलझाना था। अगर तांत्रिक का अस्तित्व था तो वो जीवित नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति, उसकी आत्मा ने सशरीर रूप लिया था। आदित्य ने ठान लिया, ये समय आ चुका था, अब उसे वो रहस्यमयी तांत्रिक पहचानना होगा। आदित्य ने समृद्धि से पूछना शुरू किया, समृद्धि, तुम जिस तांत्रिक की बात कर रही हो, क्या तुमने कभी उसका नाम सुना था? समृद्धि की आंखों में डर के साथ एक पुरानी याद ताजा हुई। हाँ, मैं उसे बचपन में जानती थी। उसका नाम था चरणदास। वो एक पवित्र तांत्रिक था।
उसे पता था कि अगर वो अपना अनुष्ठान पूरी तरह से कर पाए तो वो मृत्यु से परे हो जाएगा, लेकिन उसके अनुयायी ने उसे धोखा दिया और उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। लेकिन वो फिर भी जीवित रहा, उसकी आत्मा शरीर से बाहर नहीं जा सकी। अब वो इसी चक्र को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चला रहा है। उसे हम सभी की आत्माओं की जरूरत है। आदित्य ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। चरणदास वह कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। अगर वो इतना शक्तिशाली था तो उसने अपने अनुष्ठान के लिए किसका बलिदान किया था? समृद्धि कांपते हुए बोली, उसने 5 बलिदानों को अपना शाप बनाने के लिए चुना था, एक A-, एक D-, एक K-, एक M- और एक S-। यही वो नाम थे जो उसके अनुष्ठान में पहले भी आए थे। वो मृत्यु चक्र इन नामों से जुड़ा हुआ था और हर बार यही नाम फिर से मरने को आते थे। आदित्य की आंखें खुल गईं। तो ये चक्र हर बार पूरा होता था और हर बार इन्हीं 5 नामों के लोग मारे जाते थे। लेकिन इस बार ये चक्र अधूरा क्यों था? समृद्धि का चेहरा और भी उतरा हुआ था। यह चक्र अधूरा था क्योंकि चरणदास ने एक गलती की थी। वो खुद अपने अनुष्ठान को कभी समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए ये चक्र हर 10 साल में फिर से शुरू हो जाता है और हर बार वो अपने बलिदान के लिए अगले व्यक्तियों को खोजता है। उसे पूर्णता पाने के लिए 5 नाम चाहिए। अगर चरणदास ने यह अनुष्ठान पूरा नहीं किया था तो क्या इसका मतलब यह है कि वो जीवित नहीं है? आदित्य ने पूछा। समृद्धि ने सिर झुकाया। वो सिर्फ शापित आत्मा के रूप में जीवित है, लेकिन उसकी शक्ति अब भी कायम है। वो इस चक्र को जारी रखने के लिए हमारी आत्माओं का शिकार करता रहेगा। अगर इस बार चक्र पूरा हो गया तो हम सभी की आत्माएं उस नरक में फंसी रहेंगी जहां चरणदास की आत्मा है। आदित्य को एक धक्का सा लगा। तो हमें इस चक्र को रोकना होगा, हमें इसे तोड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा, कविता ने कहा। हम चरणदास को खत्म कर सकते हैं। अगर वो सच में जीवित नहीं है तो उसकी शक्ति को नष्ट किया जा सकता है और इसके लिए हमें वो काले ग्रंथ की जरूरत होगी। आदित्य ने सिर झुका लिया। काले ग्रंथ के बिना हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। वही ग्रंथ हमें सही तरीके से बताएगा कि तांत्रिक की आत्मा को कैसे शापित किया जाए। आदित्य और कविता ने फिर से उसी पुरानी हवेली की ओर रुख किया जहां वे समृद्धि से मिले थे। अब वे पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास वो काला ग्रंथ था जो तांत्रिक की आत्मा को शापित करने का तरीका बता सकता था। हवेली में फिर से घना अंधेरा था, लेकिन अब आदित्य और कविता को कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि उनका सामना अब अंतिम लड़ाई से था। इस बार वे न केवल अपनी जान बचाने के लिए बल्कि चरणदास की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए तैयार थे। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, यह हमारी आखिरी कोशिश होगी। हम सब जो सच्चाई जानते हैं उसे खत्म करेंगे। अब हमें किसी भी कीमत पर चरणदास को खत्म